Namaskar. Myself, Dr. Sneh Kumar Mishram, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh, welcomes you all in today's lecture of research methodology in sociology and social work. Today, we are discussing about the second part of major steps in social research. Major steps in social research. In previous lecture, we have discussed about the first 5 initial steps of social research. Today, we are discussing about next rest steps of social research. So, the 6th step is decide research methodology. Under this step, decide research methodology, we have to decide the sampling size and type. We have to decide the sampling size and type. We have to decide observation type. We have to decide research design type. We have to decide data collection tool. Data collection tool. There are different kind of data collection tool we are using in social researches, such as interview guide and interview schedule, or questionnaire, or case study. Whichever tool is applicable for your research problem or research topic, according to the nature of your research problem or research topic, you have to choose the appropriate data collection tool for your research work. So this is the 6th step. The 7th step is observation of facts and data collection. Observation of facts and data collection. The 8th step is data analysis and classification. Data analysis and classification. And the 9th step is result formation and theorization. 9th step is result formation and theorization. These are the major steps in social researches. हिंदी में देखें हम तो ये जो छठवा स्टेप है, छठवा चरण है सामाजिक शोध का, इसमें हमें निर्धारित करना होता है हमारी अनुसंधान पद्धति को, कि हमारा जो रिसर्च वर्क है, जिस रिसर्च वर्क को लेकर के हम पीएचडी वर्क कर रहे हैं, अपना शोध कार्य कर रहे हैं, एक पीएचडी का शोध कार्य इज अ काइंड ऑफ मेजर रिसर्च वर्क, तो इस शोध कार्य में हमारी अध्ययन पद्धति किस प्रकार से होगी ये हमें डिसाइड करना होता है। पहले 5 स्टेप तक के हमने अपनी पिछली कक्षा में जो डिस्कस किया उसमें हमने समझा कि किस प्रकार से हम जो है रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक को निर्धारित कर सकते हैं हमारे अनुसंधान के लिए, किस प्रकार से हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है उसको उपयोग कर सकते हैं, उसका हमें किस प्रकार से कलेक्शन करना होता है, किस प्रकार से उसके आधार पे हम अपने अध्ययन विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आधार पर ही हमारी दिशा तय होती है कि हमारा जो रिसर्च वर्क है वो किस दिशा में जाएगा। इसके ऊपर हमने विस्तार से डिस्कस किया था। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे रिसर्च का सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो होता है वो हमें देखना होता है, बिकॉज अगर हमारा जो शोध का टॉपिक है या प्रॉब्लम है, हमारा जो शोध का विषय है या शोध की जो समस्या है वो सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की नहीं होगी तो इट इज नॉट वर्थ फॉर रिसर्च, इट इज नॉट अ वर्थ फॉर रिसर्च। तो एक वर्थफुल टॉपिक को डिसाइड करना, ये तो हम पहले चरण में ही देख लिए थे किस प्रकार से करना है, और इसके इंपॉर्टेंस को भी हमें डिस्क्राइब करना होता है कि इसका सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी समाजशास्त्रीय उपयोगिता क्या होगी हमारे रिसर्च टॉपिक की, ये हमें निर्धारित करना होता है। हमने देखा कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स के निर्धारण के लिए हमारे शोध समस्या के उद्देश्य के निर्धारण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है,
क्या क्या शर्तें होती हैं इसकी, इसको भी हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली कक्षा में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हमने ये भी देखा था, हमारा जो 5th स्टेप था कि किस प्रकार से जो शोध के जो हमारे चरण होते हैं और उन शोध के जो चरणों में ऑब्जेक्टिव्स जब हम निर्धारित करते हैं, अध्ययन के उद्देश्य जब हम निर्धारित करते हैं, तो उन अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पे किस प्रकार से हमें जो अध्ययन की संभावित निष्कर्ष, जिसे हम कहते हैं उपकल्पना या परिकल्पना, जो अध्ययन विषय से संबंधित संभावित निष्कर्ष होता है, ये क्यों देना पड़ता है? ताकि हम अपने अध्ययन को एक विशेष दिशा में ले जा सकें। शोध अनुसंधान जो होता है, सामाजिक अनुसंधान, वो अज्ञात की खोज, हम नहीं जानते। हम इस वैज्ञानिक चरणों का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के इन चरणों का उपयोग करते हुए हम जो है रिजल्ट तक पहुंचना चाह रहे हैं, बट रिजल्ट अननोन है हमारे लिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो तो इन चरणों के उपादान के बाद ही समझ में आएगा कि रिजल्ट क्या होगा, ये बाद में क्लियर हो पाएगा। तो हमें हाइपोथेसिस के द्वारा उसे एक दिशा प्रदान करनी होती है अपने रिसर्च की प्रोसेस को, ताकि उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें। हाइपोथेसिस गलत भी सिद्ध हो सकती है। मैंने जो संभावित निष्कर्ष खोजे हैं वो मैंने इसलिए खोजे हैं, जैसे कि मैं एक जंगल में खो गया, मैंने अपने आप को पाया कि मैं जंगल में खो गया, मुझे नहीं पता मैं उस जंगल में कैसे पहुंचा, मुझे नहीं पता उस जंगल से निकलने का रास्ता क्या है, कहाँ है, मुझे किस दिशा में चलना है, मुझे नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। कहाँ जो है मानव बस्ती हो सकती है जहाँ तक पहुँच के मैं सुरक्षित हो सकता हूँ और वापस अपने घर लौट सकता हूँ, मुझे नहीं पता। तो मुझे एक हाइपोथेसिस डेवलप करनी होगी। जब तक कि मैं एक हाइपोथेसिस डेवलप नहीं करूँगा कि हो सकता है मानव बस्ती जो है वो नॉर्थ साइड में, आई हैव टू डिसाइड। मैं डिसाइड करूंगा तभी तो मैं उस दिशा में चलना प्रारंभ करूंगा। वरना मैं यदि कहूं कि हाउ कैन आई डिसाइड, आई डोंट नो द वे टू रीच ह्यूमंस, और उस कंडीशन में मैं कहूं कि मैं कैसे पहुंच सकता हूं, मैं तो जानता ही नहीं हूं रास्ता, और मैं बैठ जाऊं तो फिर तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसी तरह से हम रिसर्च का, हमारे सोशल रिसर्च का रिजल्ट क्या आएगा, निष्कर्ष क्या आएंगे, हम नहीं जानते। निष्कर्षों को जानने के लिए वैज्ञानिक तरीके से वस्तुनिष्ठता के साथ और विश्वसनीयता के साथ, पूर्णतः विश्वसनीयता के साथ, वस्तुनिष्ठता के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, रिलायबिलिटी के साथ हम शोध करने निकले हैं। और शोध पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रहित होगा, हम जानते हैं। तो उस निष्कर्ष को तो हम नहीं जानते, वो कुछ भी हो सकता है। परंतु हमने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आधार पे हमने जो है, हमसे पहले जिन लोगों ने शोध की है उनके शोधों के निष्कर्षों के आधार पे, उनके शोधों का अध्ययन करने के बाद, और बहुत सारे जो विद्वान हैं जिन्होंने उस टॉपिक पर बुक्स लिखी हैं या रिसर्च पेपर लिखे हैं या रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं या सामान्य पत्र पत्रिकाओं में आर्टिकल्स लिखे हैं, उन आर्टिकल्स का अध्ययन करने के दौरान जो है हम जो महसूस करते हैं कि किस दिशा में हमारा शोध जाना चाहिए, और उसके बाद ही हम जो है अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित करने के बाद हम ये समझ पाने की स्थिति में होते हैं। अगर हमने कम से कम 50 रिव्यूज ऑफ लिटरेचर किए हैं, एन एवरेज 30 बुक्स, एन एवरेज 20 रिसर्च वर्क्स, इफ यू हैव रिव्यू ऑफ 20 theses and approximately 30 books of different kind of writers for your relevant research topic or research problem, then you can make and you can develop a good hypothesis. It is an art and it is based on your knowledge of your topic. Then how can you develop and how can you decide your research hypothesis, which is directly related to your objectives of research. Each objective is related to the number of each hypothesis.
So your first objective is related to the first hypothesis, your second objective is related to the second, and third one is related to the third hypothesis. So you have to correlate the research objectives and your research hypothesis. I think you understand it. So we are discussing now next step, डिसाइड रिसर्च मेथोडोलॉजी, अध्ययन पद्धति का निर्धारण हम कैसे करें। तो अध्ययन पद्धति के निर्धारण के लिए हमें इन जो स्टेप्स हैं इनका ध्यान रखना पड़ता है। हमें सैंपलिंग साइज और टाइप जो होगा हमारा, हमें वो निर्धारित करना होगा। सैंपलिंग की प्रोसेस मैंने आपको बताया था, सैंपलिंग की प्रोसेस क्या होती है हम देखे थे ब्रीफली। हम डिटेल में भी एक क्लास में इसे देखेंगे। वी विल डिस्कस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग एंड द टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। हम अभी संक्षेप में इसे समझे थे, फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि सैंपलिंग की प्रोसेस क्या होती है। समग्र में से उचित इकाइयों का चयन, समग्र में से we have to elect the units from the whole of social mass which is my research area. Okay, जो हमारे संभावित उत्तरदाता हो सकते हैं वही हमारे समग्र होते हैं। इन पर्टिकुलर रिसर्च एरिया, जिस रिसर्च एरिया में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो समग्र में से उचित इकाइयों का चयन जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करें, समग्र में से उचित इकाइयों का चयन जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करें, वो कहलाते हैं सैंपल्स या प्रतिदर्श या निदर्श। इसे अंग्रेजी में सैंपल्स कहते हैं और इस प्रोसेस को सैंपलिंग कहते हैं। हिंदी में इस प्रक्रिया को निदर्शन की प्रक्रिया कहते हैं, निदर्शन। तो प्रतिदर्शों का चयन हम किस प्रकार से करते हैं, आपको समझ में आया कि पर्टिकुलर रिसर्च एरिया, जिस रिसर्च एरिया में हमारे रिस्पोंडेंट होंगे, उन रिस्पोंडेंट का जो है एक सैंपल हमें निकालना होगा। जैसे सैंपलिंग की प्रोसेस आप जानते हैं, आप सैंपलिंग की प्रोसेस का अपने दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में भी यूज करते हैं। ये आपको कुछ, मान लीजिए आपको कुछ मार्कर्स परचेस करना है, या आपको कुछ पेन परचेस करना है, या आपको कुछ ड्राइंग पेंसिल्स परचेस करना है, तो आप हर ड्राइंग पेंसिल को चला कर नहीं देखते हैं, आप हर मार्कर को चला कर नहीं देखते हैं, आप हर वैक्स कलर को चला कर नहीं देखते हैं। आप जो है अगर 50 किलो गेहूं भी लेने जा रहे हैं या 50 किलो चावल भी लेने जा रहे हैं, तो आप पूरी बोरी पलटा कर नहीं देखते हैं, आप थोड़े से सैंपल देखते हैं। आप एक पेन को चला कर देखते हैं, आप एक ड्राइंग पेंसिल को चला कर देखते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि बाकी ड्राइंग पेंसिल की क्वालिटी किस प्रकार से होगी या उनका जो वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो किस प्रकार से होगी, आपको समझ में आ जाता है। थोड़े से गेहूं देख के, थोड़े से चावल देख के आपको समझ में आ जाता है कि उस चावल की क्वालिटी या उस गेहूं की क्वालिटी क्या होगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग व्हिच यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ। इसी प्रोसेस को हम एप्लीकेबल करते हैं और इसी प्रोसेस के द्वारा हमने क्या कहा, देखिए जो डेफिनेशन मैंने दी, उस डेफिनेशन में हमने कहा समग्र में से जो है उचित इकाइयों का चयन। मान लीजिए 1000 लोग जो आपके पोटेंशियल रिस्पोंडेंट है, पोटेंशियल रिस्पोंडेंट आपके जो उत्तरदाता हो सकते हैं, संभावित उत्तरदाता जो हो सकते हैं, उन संभावित उत्तरदाता में से आपको जो है अगर 1000 है तो 1000 में से कम आपको जो है 30% का चुनाव करना, 25 to 30%। आप डायरेक्टली 5% का चुनाव नहीं कर सकते हैं। 1000 रिस्पोंडेंट है तो 5% का चुनाव नहीं कर सकते हैं, 10% का चुनाव नहीं कर सकते, 15% का चुनाव नहीं कर सकते हैं। उचित प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयां। उचित प्रतिनिधित्व कब होगा? जब एक सर्टेन रेशियो मेंटेन होगा। तो 25 to 30% का रेशियो कम से कम मेंटेन होना चाहिए, तभी तो वो उचित प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। 1000 में से 250-300 लोग को आप चयन कर लिए तो एक अच्छा प्रतिनिधित्व हो जाएगा।
और इसके आधार पे जो आप रिसर्च करेंगे और डाटा कलेक्शन करेंगे तो उन डाटा की रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। तुलनात्मक रूप से यदि आप 5% या 10% को ले रहे हैं, 1000 में से 5% को ले रहे हैं, 10% को ले रहे हैं, 100 लोगों को ले रहे हैं, 50 लोगों को ले रहे हैं, तो वो उस अध्ययन की रिलायबिलिटी उतनी नहीं होगी। तो साइज ऑफ सैंपलिंग, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सैंपलिंग। साइज ऑफ सैंपलिंग आपका रिलायबल होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। I think you understand it. और there are many kinds of sampling, है ना? There are random sampling, there are stratified sampling, grid sampling, many kinds of sampling. दैव निदर्शन, यादृच्छिक निदर्शन, ग्रिड प्रणाली, बहुत प्रकार के लॉटरी प्रणाली, बहुत प्रकार के जो होते हैं प्रकार होते हैं सैम्पलिंग के, निदर्शन के। तो whichever types of sampling is appropriate for your research, you have to choose it. You have to choose, you have to decide the appropriate ratio size of your sampling, and you have to choose the right kind and right type of sampling for your research work. The appropriate and the right kind of sampling for your research work according to the nature of your research topic or research problem. I think you understand it. आगे बढ़ते हैं कि टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन टाइप, अवलोकन का प्रकार। देखिए, अवलोकन का अर्थ आपने पढ़ा होगा अपने मास्टर्स में और आप जानते होंगे। एक सामान्य सी परिभाषा जो है अवलोकन का अर्थ होता है, एक सामान्य सी परिभाषा जो एक फेमस समाजशास्त्री ने दी, बहुत सरल सी परिभाषा कि ऊपर से नीचे की ओर देखना। एक ये परिभाषा होगी। एक और परिभाषा, सरल सी परिभाषा है कि वाणी तथा कानों की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, वाणी तथा कानों की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है। इसका आशय, इसका भावार्थ समझने का प्रयास करिएगा। वो इस प्रकार से है कि आपको किसी के द्वारा कही गई बात वाणी, आपको कहीं से सुनी गई बात कान, इस पे भरोसा नहीं करना है। You have to go to the field and observe with your own eyes, without any prejudices, without any belief system. You have to observe the social fact which you are studying as your research topic or problem. तो फील्ड में जाकर के साक्षात रूप से आपको उस शोध समस्या से संबंधित लोगों का ऑब्जर्वेशन करना होगा, अवलोकन करना होगा अपनी निगाहों से, और निर्धारणा के साथ में और बिना किसी पूर्वाग्रह के, तभी आप राइट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सो द राइट ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिसर्च वर्क, एंड देयर आर मेनली 3 काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। सामाजिक शोध में अवलोकन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। एक होता है असहभागी अवलोकन, डिसपार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, और एक होता है अर्ध सहभागी अवलोकन, हाफ पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। देयर आर 3 काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनके डिटेल में हम किसी और क्लास में इनको डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि whichever kind of observation is appropriate for your research work, you have to choose it. Participatory observation, half participatory observation, or disparticipatory observation. You have to choose any one kind of observation for your research work according to the nature of your research topic or problem. Okay. अब हम देखते हैं रिसर्च डिजाइन टाइप। पिछली कक्षाओं में जो 4 मुख्य प्रकार की रिसर्च डिजाइन होती हैं सामाजिक शोध में, वो उन पर हमने विस्तार से डिस्कस किया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। इन वीडियो लेक्चर्स का उद्देश्य यही है कि जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको आवश्यकता महसूस हो, तो उन वीडियो लेक्चर्स को आप
अपनी सुविधा अनुसार जब भी आपको समय मिले आप उसे देख पाएँ, समझ पाएँ। जहाँ तो हम बहुत सारी बातों को स्टोर करके नहीं रख सकते, बातें हमारे दिमाग से हट जाती हैं, हमारी स्मृति से हट जाती है। तो बीच बीच में आप हमारी पिछली कक्षाओं को देखें, फिर से उनके वीडियो लेक्चर्स देखें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आप अच्छे से रिसर्च वर्क कर पाएंगे। तो whichever research design is appropriate for your work, you have to choose it. Okay. Data collection tool, we have to decide in this sixth step, data collection tool. You have to decide these four things, mainly these four things which we are discussing. Data collection tool. So in social researches there are few famous kind of data collection tools such as interview guide and schedule, questionnaire and case study. Interview guide and interview schedule, साक्षात्कार और साक्षात्कार से संबंधित साक्षात्कार निर्देशिका और साक्षात्कार अनुसूची। अब साक्षात्कार क्या होता है? आप साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में अपने जीवन में कई बार सुने होंगे और कुछ इंटरव्यूज भी आपने दिए होंगे। होता क्या है? इंटरव्यू क्या होता है? सामाजिक शोध में हमें इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, बहुत सरल सी परिभाषा है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। साक्षात्कार है उद्देश्यपूर्ण बातचीत, बहुत सिंपल सी परिभाषा। साक्षात्कार है उद्देश्यपूर्ण बातचीत। जब हम किसी उद्देश्य को लेकर के, जब हम किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, सो इट विल कॉल्ड इंटरव्यू। तो अब सामाजिक शोध में जब आप शोध कर रहे हैं तो जो आपके रिस्पोंडेंट हैं, उन रिस्पोंडेंट के से डाटा कलेक्शन के लिए, तथ्यों के संकलन के लिए आप इंटरव्यू गाइड और इंटरव्यू शेड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंडीशन पर निर्भर करता है, कंडीशन पर निर्भर करता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप इंटरव्यू गाइड या शेड्यूल का चुनाव करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चनर का, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नावली, का चुनाव करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप केस स्टडी मेथड का चुनाव कर सकते हैं एज ए टूल ऑफ योर डाटा कलेक्शन। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या डिमांड है आपके रिसर्च टॉपिक की, रिसर्च प्रॉब्लम की, उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इंटरव्यू गाइड में आप जानते हैं इंटरव्यू क्या है, आप समझ गए। इंटरव्यू गाइड में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मास्टर्स में इंटरव्यू गाइड के बारे में। इंटरव्यू गाइड में निर्देश होते हैं इंटरव्यू लेने के बारे में कि किन किन पॉइंट्स पर आपको इंटरव्यू लेना है, मेजर पॉइंट्स। सो इंटरव्यू गाइड कंटेन्स द मेजर पॉइंट फॉर योर इंटरव्यू प्रोसेस। ओके, व्हाट इज इंटरव्यू शेड्यूल? इंटरव्यू शेड्यूल इज अ बंच ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर इंटरव्यू, और इन प्रश्नों का जो समूह होता है उसमें अधिकतर जो प्रश्न होने चाहिए वो ऑप्शनल होने चाहिए, तो बेहतर रिजल्ट आने की संभावना होती है। ऑप्शनल होने चाहिए और एक आध दो प्रश्न अगर आवश्यक हो तो वो रिटर्न हो, ओपन हो, बाकी क्लोज होने चाहिए, ऑप्शन के साथ क्लोज कर दीजिए। क्योंकि जितने ज़्यादा आप उत्तरदाता को स्वतंत्रता देंगे विचारों की अभिव्यक्ति की, उन विचारों को कंपाइल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप 300 रिस्पोंडेंट्स का डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, 300 रिस्पोंडेंट को आप ओपन क्वेश्चन सीट दे दिए हैं डाटा कलेक्शन के लिए, तो सोचिए आपके लिए एक एक क्वेश्चन में हो सकता है आपके पास 300 प्रकार के व्यूज आए, तो उनको आप कंपाइल कैसे करेंगे, उनको आप इस स्टेप में कैसे लाएंगे, उनका डाटा एनालिसिस और क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो social research is a tough job, it is not an easy job, so you have to very efficient in your work। तो इसके लिए आपको जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रखने चाहिए वो क्लोज प्रकृति के रखने चाहिए, क्लोज नेचर के रखने चाहिए, ऑप्शनल रखने चाहिए। तो उसमें आप उत्तरदाता को बांध देते हैं और वो बाध्य हो जाता है उन्हीं ऑप्शंस के अंदर में अपने उत्तर देने के लिए। तो इससे आपको डाटा एनालिसिस में जो रिसर्चर होता है
जो स्कॉलर होता है उसको डाटा एनालिसिस करने में और डाटा का क्लासिफिकेशन करने में काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो ये इस बात का आपको भी ध्यान रखना है जब आप अपना इंटरव्यू गाइड या इंटरव्यू शेड्यूल जब निर्मित करेंगे, तो इंटरव्यू शेड्यूल निर्मित करते समय या क्वेश्चन निर्मित करते समय आपको क्लोज्ड क्वेश्चंस को मतलब ऑप्शनल क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है और मोर देन 90% क्वेश्चन जो आपके होने चाहिए आपके क्वेश्चनर के या आपके इंटरव्यू शेड्यूल के, वो होने चाहिए क्लोज्ड ऑप्शनल एंड 1 or 2 क्वेश्चन आर इनफ फॉर ओपन क्वेश्चन फॉर रिटर्न क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन हमारे रिसर्च की प्रकृति के अनुसार हम रिसर्च टूल डिसाइड करेंगे, समझ में आ गया आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा दैट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डाटा कलेक्शन। तथ्यों का अवलोकन और तथ्य संग्रहण। तथ्य संग्रहण कैसे होगा? हम जान लिए तथ्य संग्रहण कैसे होगा। ये इन टूल्स के माध्यम से होगा। आप इंटरव्यू गाइड का उपयोग कर सकते हैं, आप इंटरव्यू शेड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। गाइड और शेड्यूल का उपयोग एक साथ करना होगा आपको। आप क्वेश्चनर का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चनर का उपयोग आप जानते हैं, क्वेश्चनर का उपयोग हमेशा पढ़े लिखे लोगों के बीच में होता है, बिकॉज क्वेश्चनर की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, आप डाक द्वारा प्रेषित कर देते हैं। अब तो इंटरनेट का जमाना है, आप ईमेल द्वारा प्रेषित कर सकते हैं, आप गूगल फॉर्म बना के भेज सकते हैं, है ना, और डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो डाटा कलेक्शन जो है अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। अब जो है अगर आप शिक्षित लोगों का अध्ययन कर रहे हैं और आपके उत्तरदाता ऐसे विश्वसनीय लोग हैं जो आप जिनसे डाटा कलेक्शन करना आपके लिए सुविधापूर्ण है और विश्वसनीय उत्तरदाता हैं, तो आप जो है डाक द्वारा या मेल द्वारा या किसी ऐप के द्वारा आप डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। It is more easier than before now. तो observation of facts. Facts. What is fact? You know what is fact? Social fact. There is a concept of social fact of Durkheim. You know that. आपने पढ़ा होगा। सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं? सामाजिक तथ्य अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम, जिसमें गुण हो बाह्यता का और बाध्यता का, exteriority and foundation, both kind of characteristics have the concept of social fact। मतलब सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य ऐसे होते हैं जो आपको बांधते भी हैं एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए, एक विशेष प्रकार से जीने के लिए, एक विशेष प्रकार के तौर तरीके और आचरण के लिए आपको बाध्य करते हैं, परंतु ये बाह्य होते हैं मतलब एक्सटीरियरिटी का गुण पाया जाता है, ये इनमें बाह्यता का गुण होता है, ये आपके अंदर नहीं है, बाह्य आपके बाहर से। और सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान जैसे जैसे आप सामाजिकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया एक प्राकृतिक शिशु के पूर्ण विकसित सामाजिक प्राणी बनने की पूरी प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। और इस सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये सोशल फैक्ट्स जो हैं वो आपको जो है एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इस अवधारणा को दिया था, कहाँ आपको कैसा बिहेव करना है, बड़ों के साथ आपको कैसा बिहेव करना है, हम उम्र लोगों के साथ आपको कैसा बिहेव करना है, छोटों के साथ आपको कैसा बिहेव करना है। दिस काइंड ऑफ मोरालिटी इज बाउंडिंग यू एंड दिस इज अ सोशल फैक्ट। तो अगर आप जानबूझकर गलत बिहेव भी करते हैं तो कुछ होता है जो आपको रोकता है, आपके अंदर क्या रोकता है, इट इज सोशल फैक्ट, जिसमें बाह्यता का गुण है। बाह्य आपने विकसित नहीं किया है, मैंने विकसित नहीं किया है, मैंने आचरण के तरीकों को विकसित नहीं किया है, मैंने सामाजिक परंपराओं को विकसित नहीं किया है, सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को विकसित नहीं किया है, परंतु इनका पालन मुझे करना होता है। बाह्यता है और बाध्यता भी, और हर कोई करता है, करना पड़ता है, और नहीं करता है तो खुद में उसे ग्लानि महसूस होती है, आत्मग्लानि का शिकार होता है। और समाज के जो नियम हैं उनके अनुसार चलना होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि सामाजिक नियमों की अवहेलना करने पर दंड का प्रावधान होता है, या सामाजिक बहिष्कार सोशल एक्सक्लूजन का प्रावधान होता है जिसे झेलना होता है। तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं,
और संस्कृति के अनुसार ये परिस्थितियाँ और समाज के अनुसार ये परिस्थितियाँ बदलती भी जाती हैं, आप जानते हैं। तो यू हैव टू ऑब्जर्व द सोशल फैक्ट एंड यू हैव टू कलेक्ट द डाटा विच एप्रोप्रिएट टूल फॉर योर रिसर्च वर्क। तो ये तथ्य संग्रहण आप करेंगे डाटा कलेक्शन टूल के माध्यम से। ओके, केस स्टडी भी एक डाटा कलेक्शन का टूल है। आप जानते हैं केस स्टडी में क्या होता है, गहन एवं संपूर्ण अध्ययन होता है, छोटी इकाई का होता है, समाज की किसी छोटी इकाई का या किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है। यदि कोई एक फेमस पर्सनालिटी है या कोई एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है सामाजिक रूप से, तो उसका आप गहन एवं संपूर्ण अध्ययन भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके रिसर्च टॉपिक पे कि उसकी क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च की मेथोडोलॉजी तय करनी पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको डाटा कलेक्शन का टूल भी डिसाइड करना होता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। आगे बढ़ते हैं हम। जो प्रोसेस है डाटा एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन, तथ्य संग्रहण के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है डाटा एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन, तथ्यों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण। तथ्यों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण, जब हमारे पास तथ्य आ गए तो उसके बाद हम उनका विश्लेषण करेंगे और वर्गीकरण करेंगे। 300 लोगों से मैंने डाटा कलेक्शन कर लिया। 300 लोगों को डाटा कलेक्शन करने के बाद अब मैं स्टैटिकल टूल्स के आधार पे या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के आधार पे, जैसे कि SPSS है, ग्रेटल है, ये हेल्प करते हैं आपकी तथ्यों के विश्लेषण और वर्गीकरण। तो आसान हो गया है। अब मैनुअल जो एनालिसिस है अब उसकी अनिवार्यता नहीं रह गई है। SPSS सॉफ्टवेयर, फेमस सॉफ्टवेयर, जिसकी सहायता से आजकल डाटा एनालिसिस हो रहा है, डाटा क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो तथ्यों का विश्लेषण करने में और तथ्यों का वर्गीकरण करने में सांख्यिकीय विधियां और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर लाइक SPSS, ग्रेटल, they are helpful for data collection and data analysis and they are helpful for classification of your data according to their nature। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं। आपके जैसे बहुत सारे शोधार्थियों ने इनका उपयोग किया है और आपके लिए हेल्पफुल होगा कि शोधगंगा.infobit में जा करके आप विभिन्न जो सोशल रिसर्च हुए हैं सोशोलॉजी के फील्ड में और सोशल वर्क के फील्ड में, तो जो भी आपका कंसर्न टॉपिक है जिस पे आपको रिसर्च करना उपयुक्त लगता है या जिस पे आप अपने आप को कैपेबल पाते हैं कि उस टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हैं, जो आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके संबंध में आप खंगालें, दूसरों की रिसर्च को पढ़ें, उसका एनालिसिस करें, तो आपको ज्ञान होगा कि रिसर्च प्रोसेस क्या होती है। और जिन मेथोडोलॉजी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन स्टेप्स पे डिस्कस कर रहे हैं, उन स्टेप्स का आप प्रैक्टिकल वैल्यूएशन देखेंगे वहाँ पर किस प्रकार से होता है। शोधगंगा.infobit पे लगभग सभी यूनिवर्सिटीज की रिसर्चेस वहाँ अपलोड होती है। तो डाटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बाद अंतिम स्टेप होता है रिजल्ट फॉर्मेशन एंड थ्योराइजेशन। रिजल्ट फॉर्मेशन एंड थ्योराइजेशन, हाउ टू फॉर्मेट अ रिजल्ट फॉर योर रिसर्च वर्क व्हिच इज सो कॉम्प्लेक्स एंड सो बिग। 300 लोगों का आपने डाटा कलेक्शन किया है, 300 लोगों का आपने डाटा एनालिसिस किया है, तो वही जो स्टैटिकल टूल्स होते हैं आपके वो हेल्प करते हैं आपके रिजल्ट फॉर्मेशन में, क्योंकि वो डाटा एनालिसिस करके आपको दे देंगे तो उसके आधार पे आपको रुझान पता चल जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। उस रिजल्ट फॉर्मेशन की इस प्रोसेस में आप ये अनुभव कर सकते हैं कि जो डाटा कलेक्शन आपने किया और स्टैटिकल टूल्स और जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से आपने विश्लेषण किया उन्होंने काफ़ी हेल्प की उन रिजल्ट के फॉर्मेशन में, और वो एक टेंडेंसी, एक झुकाव आपको दे देते हैं जिसके आधार पे क्या रिजल्ट होगा ये आपको समझ में आ जाता है। उनको आप थ्योराइजेशन के रूप में भी जो है डेवलप कर सकते हैं अपने रिजल्ट को, जो भी निष्कर्ष आ रहा है आपका। 2-3 पॉइंट्स में उन निष्कर्ष को डिस्क्राइब कर दीजिए आप अपनी थीसिस में। उन निष्कर्षों को जो है आप हाइपोथेसिस के पर्सपेक्टिव में डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब रेखांकित कर सकते हैं, बिंदुकृत कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं बिंदुओं के रूप में। और जरूरी नहीं है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो आपकी हाइपोथेसिस थी
वो सही प्रमाणित हो, वो गलत भी प्रमाणित हो सकती है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। हमने हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए रिसर्च नहीं की है, हमने सत्य की खोज के लिए, हमने सोशल फैक्ट को जानने के लिए फॉर योर रिसर्च टॉपिक हमने वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हुए रिसर्च की। तो जो भी रिजल्ट आएगा आपको उस रिजल्ट को व्यक्त करना है, उसके आधार पे आपको ये बताना होता है कि आपकी हाइपोथेसिस सही सिद्ध हुई या गलत सिद्ध हुई। जो भी हो आपको उसको डिस्क्राइब करना होता है, और उसकी चिंता आपको नहीं करनी है कि वो सही सिद्ध हो रही है या गलत सिद्ध हो रही है। दोनों कंडीशन पर आपका रिसर्च वर्क मान्य होता है, हाइपोथेसिस सही हो तब भी और हाइपोथेसिस गलत हो तब भी। तो इसके बाद में थ्योराइजेशन की प्रोसेस होती है रिजल्ट फॉर्मेशन के बाद में। रिजल्ट फॉर्मेशन के बाद में जब थ्योराइजेशन की प्रोसेस होती है, थ्योराइजेशन की इस प्रोसेस में आप किस प्रकार से थ्योराइजेशन, सैद्धांतिकरण किस प्रकार से होता है ये समझने का प्रयास करिएगा। सैद्धांतिकरण इस प्रकार से होता है कि अब आप ये थ्योराइजेशन कर सकते हैं कि जिस रिसर्च एरिया को लेते हुए, जिस काल परिस्थिति में आपने वो रिसर्च की है, कोई भी करे आपके अलावा उस सोशल रिसर्च को कोई भी दोहराए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, तो रिजल्ट वही आएगा। दिस इज योर थ्योरी। और दुनिया के किसी भी कोने में यही परिस्थिति रही, यही सामाजिक परिस्थितियां रही, तो इस प्रकार का रिसर्च यदि होगा जैसा आपने किया है तो रिजल्ट वही आएगा। चाहे किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, अगर सेम परिस्थिति में जैसी परिस्थिति में आपने रिजल्ट किया, आपने जो अपना रिसर्च किया है और जो अध्ययन किया है, उसी प्रोसेस को कोई भी दोहराए, अगर परिस्थितियां समान हैं दो समाजों में, दो समुदायों में, जहां भी आप अध्ययन कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। ये क्षमता होती है थ्योराइजेशन की, सैद्धांतिकरण की, और ये पावर भी होता है सैद्धांतिकरण का सामाजिक शोध में। इसकी एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां आर वेरियस काइंड्स, you can say there are infinite kind of social environments, infinite kinds of social environment. You cannot count each, because भारत जैसे देश में तो आप देखते हैं कि हर 150-200 किलोमीटर जाने के बाद आपको एक नई सामाजिक परिस्थिति देखने को मिलती है, नई भाषा, नए तौर तरीके, नई जीवन शैली, नए सामाजिक मूल्य और मानदंड देखने को मिल जाएंगे हर 150-200 किलोमीटर। तो दुनिया तो कितनी बड़ी है, यहाँ पे लगभग दुनिया में लगभग 200 देश है, कितने प्रकार के, लगभग 300 रिलीजन्स हैं। सो देयर आर vast kind of varieties of social situations and social conditions in the world, and infinite kind of social situations in which you can perform your social research. So this is the end of today's lecture. We have discussed the rest 4 steps of social research. आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।